हर ट्रेडर मार्केट में पैसा कमाना चाहता है, लेकिन मार्केट में सिर्फ पैसा कमाना ही सबसे मुश्किल चीज नहीं है, उसे बार बार बचाकर रखना और कंसिस्टेंटली ग्रो करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। कई लोग, मैंने न जाने कितने ऐसे लोगों से मिला वो जो 1 लाख रुपए से पता पड़ा कि 40 लाख रुपए तक पहुंच गए और फिर वो 20 लाख के कर्जे में चले गए। क्योंकि जब आप हाईली एग्रेसिवली अर्न करने के लिए जाओगे तो आप हाईली एग्रेसिवली लूज भी करोगे। गुजराती लोग मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भाई अगर मैं महीने में 1.5% से 2% भी रिटर्न बना लूं, आप उनको बता दो कि 1.5% बनना ही बनना है, वो एकदम इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपके लिए। और लोग क्या ढूंढने चल रहे हैं? लोग ढूंढने चल रहे हैं दिन में 5%, दिन में 10%, जो कि पॉसिबल नहीं है। और आज के हमारे गेस्ट उन चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक हैं जो मार्केट को सिर्फ चार्ट्स देख करके नहीं बल्कि डेटा, रिसर्च और ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू डिकोड करते हैं। मार्केट में प्राइस तो आप देख रहे हो, लेकिन प्राइस के पीछे क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको देखने की कोशिश करो कि ये प्राइस क्यों बन रही है, क्या ऐसा डिफरेंस था उस डेटा के अंदर, वाई ढूंढने की कोशिश, वो ढूंढने की आप कोशिश करो। इस डायरेक्शन में रिसर्च करो कि ये हो क्यों रहा है। जब आप रीजंस पता करोगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। सालों की रिसर्च के बाद इन्होंने अपना खुद का मार्केट फ्रेमवर्क और एनालिटिकल टूल्स डेवलप किए। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होने के साथ साथ इन्वेस्टर एजुकेशन और डिसिप्लिन डिसीजन मेकिंग को इन्होंने अपनी जर्नी का सबसे बड़ा मिशन बनाया। मेरे हिसाब से सबसे पहले ना हार्ट बीट कंट्रोल करना सीखना चाहिए किसी भी ट्रेडर को। और हार्ट बीट कंट्रोल करना कैसे सीख पाएंगे आप? ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि तो आप हमेशा प्रॉफिट ही करते रहोगे। ट्रेडिंग का मतलब मल्टीपल टाइम्स आप जब वो रिसर्च करोगे तो उस रिसर्च में फेल होगे, मल्टीपल टाइम्स लॉसेज होंगे, मल्टीपल टाइम्स बाजार आपके अगेंस्ट जाएगा। आप जब बाजार आपके अगेंस्ट गया ना तब आप ये रिसर्च करने की कोशिश करो कि हुआ क्यों। इस एपिसोड में हम सिर्फ ट्रेडिंग सेटअप्स या इंडिकेटर्स की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर्स मार्केट को अलग नजरिए से कैसे देखते हैं, रिसर्च का असली इंपॉर्टेंस क्या है और वो एज कैसे बिल्ड होता है जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। तो अगर आप मार्केट में सिर्फ नेक्स्ट ट्रेड नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बिल्ड करना चाहते हैं तो ये कॉन्वर्सेशन एंड तक जरूर देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी AKA Investing Daddy. Before we start today's podcast, a big thank you to our sponsor Lemon. अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी हुई होगी। ट्रेड राइट ढूंढने से पहले चार्ट पर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि टेलीग्राम पे कोई कुछ बोल रहा है, यूट्यूब पे किसी का एनालिसिस बुलिश बोल रहा है, ट्विटर पे कोई क्रैश प्रेडिक्ट कर रहा है और आधे से ज्यादा टाइम तो मार्केट में यही ढूंढने में निकल जाता है कि एक्चुअल ट्रेड कहां पे बन रहा है, राइट स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, राइट एंट्री कहां पे होनी चाहिए और राइट टारगेट कहां पर होना चाहिए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेमन लेकर के आ गया डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग, वो भी एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज के साथ, जहां पर आप लोगों को जब भी एक वैलिड ट्रेड सेटअप बनेगा तो एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजीज आपको बता देंगी कि एंट्री कहां पर होनी चाहिए, एग्जिट कहां पर होना चाहिए और आपका टारगेट बुकिंग भी कहां पर होना चाहिए। और डेली ट्रेडर्स के लिए लेमन ने इंट्रोड्यूस कर दिया है जिंग, जिससे अब आपका एग्जीक्यूशन और भी फास्टर हो जाता है। तो वेट किस चीज का है, क्योंकि अगर आप अकाउंट ओपनिंग लिंक ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लेमन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया और अगर आप अकाउंट ओपन करने के बाद एक सिंपल सी KYC करवा देते हैं तो आप मेरी एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी पर भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना समय गवाए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू द पॉडकास्ट विनय भाई। अगर कोई ये बंदा पहली बार आपको देख रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई CA देख रहा है, कोई इंजीनियर देख रहा है, कोई नया ट्रेडर देख रहा है, तो आप अगर मान लो कि 1-2% लोग हैं जो आपको भी नहीं जानते, वैसे तो काफी लोग जानते हैं ऑलरेडी, नहीं 1-2% ही जानते हैं लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग फील्ड में आपको नहीं जानते या कोई बाहर का बंदा देख रहा है तो आप अपने को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे उनके साथ? मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन जीवन में बेहद इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले तो एक ऐसा स्कूल चलाता हूँ जहाँ पर हम क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, जो ज़रूरी भी है। दूसरा, मैंने एक टूल बनाया हुआ है जिसको हम LTP कैलकुलेटर बोलते हैं और बेसिकली हम इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसे सरल बनाया जाए, कैसे आसान बनाया जाए, इस पे फोकस करते हुए मैंने सालों की रिसर्च की हुई है और उस रिसर्च का वो परिणाम है वो टूल। तो ये 2 चीज़ें जो मेरे जीवन में बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही इंट्रोड्यूस करूँगा। और आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं? हाँ, वाराणसी से बिलोंग करता हूँ मैं। वाराणसी के पास छोटा सा जिला है चंदौली और वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। तो भाई मतलब ऐसे छोटे शहरों में, क्योंकि मैं भी छोटे शहरों से ही बिलोंग करता हूँ, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, उत्तराखंड से, तो ऐसे छोटे शहरों में ना ट्रेडिंग या फाइनेंशियल एजुकेशन की बातें होती नहीं है। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ आप आए? ऐसा हुआ कि जॉब की जरूरत थी और शादी जल्दी हो गई थी। और शादी जल्दी हो गई ऐसा ये मतलब नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ऐसा कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी
ऐसा लगता था कि नहीं, खुद से कुछ करना चाहिए, और खुद से करना चाहिए तो उसके बाद कोई एक रिलेटिव मिले, उन्होंने रास्ता बताया कि एक जगह जॉब है, अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप एज अ डीलर जॉब कर सकते हो। डीलर यानी कि ट्रेड पंच करने का जो काम करते हैं उनको डीलर कहते थे। अभी तो वो एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि अब इंटरनेट का समय आ गया। अब तो एज अ डीलर जॉब करना था तो वहाँ गया, वहीं से स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तो विनय जी, अभी एक चीज मैं आपसे डायरेक्ट ही पूछूंगा कि अगर कोई टूल्स हटा दें, कोई साइड बिजनेस हटा दें, कोई वर्कशॉप्स हटा दें, कोर्सेज अगर आपके हैं या नहीं है, अगर वो सब हटा दें तो आपने सिर्फ मार्केट से ट्रेड करके कितना बना होगा? सिर्फ मार्केट से ट्रेड करके कितना बनाया होगा अमाउंट में तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि सिर्फ मार्केट से ट्रेड करके लगभग आज के समय में लगभग हम लोग 5 लाख रुपए के आसपास रेंटल इनकम अर्न करते हैं। और सिर्फ मार्केट से ट्रेड करके अभी जो पोर्टफोलियो है, मतलब म्यूचुअल फंड्स में जो पोर्टफोलियो और जो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो है, वो अपने आप में एक ठीक ठाक अमाउंट है। ठीक ठाक अमाउंट मतलब जो एक मोर देन मिडिल क्लास से थोड़ा सा ज़्यादा, और धीरे धीरे वही प्रोफाइल चल रही है। तो ये सारा आपने सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके कमाया, यानी कि करियर जो आप बना रहे हैं अपना स्टॉक मार्केट से भी बन रहा है। बिल्कुल, ऐसा नहीं, वो तो आप साइड बिजनेस अपने डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन मेन इनकम जो आपकी आई है स्टॉक मार्केट से स्टॉक मार्केट से आई हुई है। लेकिन भाई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जो आपकी शुरुआत है वो इतने पैसे से नहीं आती है, राइट? मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी फैमिली से आते हैं या इतना पैसा पहले से आपके पास था। तो जो आपका बैकग्राउंड था, आपने बताया कि पेरेंट्स जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो क्या उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि आप भी जॉब करो, जॉब सिक्योर है? क्योंकि ट्रेडिंग तो छोटे शहरों में ऐसा देखा जाता है कि कितना बड़ा टैबू है, सट्टा है, जुआ है, पता नहीं क्या क्या देखा तो जाता है। ट्रेडिंग से मैंने शुरू ही नहीं किया ना। मैंने शुरुआत तो जॉब से ही की थी ना। एज अ डीलर जब आप जाते हो कहीं पे जॉब करते हो तो वो तो जॉब ही है अपने आप में। हाँ, रही बात गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर होने की, तो हम लोगों के टाइम में 2009 से जब आप देखोगे तो 2009 से 15 तक, 15, 16, 17 तक बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स लगी। उस समय अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हुई थी और बहुत सारे लोगों की जॉब्स लगी, गवर्नमेंट जॉब्स। तो उस ड्यूरेशन में 2009 में पहली बार आईबीपीएस का एग्जाम हुआ था। आईबीपीएस बैंकिंग के लिए क्लरिकल और पीओ का एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम शुरुआत हुई थी कि अब सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होगा बैंकिंग और पीओ का। तो फर्स्ट आईबीपीएस एग्जाम को मैंने क्लरिकल और पीओ दोनों क्वालिफाई किया था। उसके इंटरव्यूज में भी मैं बैठा था, और शायद हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट करता तो शायद कहीं किसी बैंक में पीओ या क्लर्क तो होता ही ज़रूर। लेकिन कुछ तो मन में आया कि नहीं, शायद ये सरकारी नौकरी और ये गवर्नमेंट जॉब वाली दुनिया मेरी दुनिया नहीं है। मुझे शायद कहीं और थोड़ा और आगे तक सोचना चाहिए, कुछ और व्यापार के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे व्यापारिक रूप से बिजनेस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बट मतलब ये चीज़ कहीं से आई, आपने किसी को देखा या कुछ ऐसी कमी लगी आपको कि जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलेगा मेरे को, तो मैं बिजनेस की तरफ ही जाऊँ? देखिए, कई बार आप देख के सीखते हैं, कई बार आपके अंदर से इंस्टिंक्ट्स आते हैं कि आपको क्या करना है। कई बार आप देख के सीखते हैं और कई बार आप देख के डरते हैं। डरना इन द सेंस कि जैसे गवर्नमेंट जॉब, हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, तो पहले क्या होता था यूपी गवर्नमेंट में, जब हम लोग मतलब 1 से लेके 8 तक या 9, 10th, 11th, 12th की स्टडीज़ की हो, तो उस समय क्या होता था कि पेरेंट्स की कई बार सैलरी ऐसा होता था कि 3-3 महीने, 4-4 महीने या 6-6 महीने तक दोनों लोगों की सैलरीज नहीं आती थी। अच्छा। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड सैलरीज नहीं आ रही है, मतलब आपको बहुत क्रंच चल रहा है, और जब क्रंच चल रहा है तो आपको घर में पता है कि क्रंच चल रहा है इस समय। अच्छा, एक अच्छी बात क्या थी और जो मैं अभी भी सजेस्ट करता हूँ, सबको करता हूँ, कि सैलरीज नहीं आ रही हैं, ऐसे केस में पेरेंट्स ने हमको बताया कि सैलरी नहीं आई हुई है तो अभी हमको थम के चलना है, संभल के चलना है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं। मैं आज भी कहता हूँ सारे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में आपको बतानी चाहिए। शायद हो सकता है कि उन्होंने जाने अनजाने बताया, हो सकता है उन्होंने इसलिए बताया कि ज्यादा खर्चे की डिमांड न करे, लेकिन हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन डिस्कशन करनी चाहिए। चाहे अच्छी बुरी दोनों है। अच्छी बुरी दोनों। क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए कि फिर उसका इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर जाएगा और वो समझ पाएगा कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हैं तो कैसा जीवन होता है, और जब फाइनेंशियली आप वीक होते हैं तो कैसा जीवन होता है। हो सकता है कि वही ऐसे इंसिडेंट्स रहे हों जो दिमाग में घर कर गए हों कि नहीं, कुछ ऐसा करना है जो डिफरेंट हो, जो अलग हो, जो हमको लेकर। तो आज भी मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ, जब हम स्कूल चलाते हैं या जब भी कहीं ऐसा स्पीच होता है, कुछ भी कभी भी, तो मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ आज के पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों से बहुत सारी चीजें छिपाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली फाइनेंस के बारे में कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है घर की, ये छिपाने की कोशिश करते हैं। और जो अपने आप में एक, मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंशियली डिजास्टर है। क्यों डिजास्टर है? कि वो बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होके वो कहीं ना कहीं तो पैसा कमाना शुरू करेगा, लेकिन पैसा कमाना शुरू करेगा तो क्या होगा, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएगा। आज के समय में
क्यों ऐसी कंडीशन है कि फोन कॉल पर सरकार को अमिताभ बच्चन को पैसे देने पड़ रहे हैं कि वो एक अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें कि किसी को भी ओटीपी ना दें? क्यों ऐसी कंडीशन है? 150 करोड़ लोगों का देश है। आज के समय में कितने सारे ऐसे केसेस, अभी मैं एक केस पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, सेबी ने कुछ ऑर्डर दिया था किसी एक रिसर्च एनालिस्ट के उसमें केस में, वो इंस्पेक्शन पे गए थे। उस ऑर्डर में उनको बस ऐसे ही वार्निंग दिया हुआ था, लेकिन उसमें मैं पढ़ रहा था कि सेबी का इंस्पेक्शन जिस दिन आया हुआ था उस दिन वो रिसर्च एनालिस्ट 90 डेज के लिए, 90 मिनट्स के लिए डिजिटल अरेस्ट हो गए थे। रिसर्च एनालिस्ट? हाँ, रिसर्च एनालिस्ट डिजिटल अरेस्ट हो गए थे, प्रॉपर लिखा हुआ उसमें। तो डिजिटल अरेस्ट जैसा शब्द, और डिजिटल अरेस्ट लोग कैसे हो जा रहे हैं? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। आपको ट्रैप कर लिया जा रहा है, आपको पता होने के बाद भी आप वहां पे ट्रैप हो जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन क्यों है? क्योंकि हमको बचपन से इस बारे में बताया ही नहीं गया। और जैसे जैसे दुनिया बड़ी स्पीड में बदल रही है ना, दुनिया की बदलने की स्पीड जितनी तेज है, इतनी स्पीड में बदल रही है, हम उससे कहीं पीछे रह जा रहे हैं। हम जब तक एक चीज सीखने की कोशिश करते हैं तब तक 10 नई चीजें आ जाती हैं। आप सिंपल मोबाइल फोन्स को ही देख लीजिए ना, आप उसमें एक टेक्नोलॉजी सीखेंगे कि भाई आज टैप किया थोड़ी देर तक तो उसमें कॉपी हो जाता है, तो तब तक कल नया आ जाएगा कि आप एक उंगली से टैप करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। तो ऐसे नई 10 चीजें आती रहती है। तो वो 10 चीजें अगर आपकी सुविधा के लिए है ना, तो उसमें से 100 रास्ते निकालने वाले ऐसे भी आ जाएंगे जो आपको उसके नुकसान की तरफ धकेल सकते हैं, पुश कर सकते हैं। मतलब उससे कोई आपका फायदा उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक नीड जो है, जरूरत जो है, वो फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब फाइनेंशियली बच्चों को समझाना कि अच्छा क्या होता है, खराब क्या होता है, वो बेहद जरूरी है। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, आपने मार्केट में बहुत चीजें फिगर आउट करी है, आपने अपने टूल्स भी बनाए हैं जो हम आगे बात करेंगे बहुत डिटेल में। लेकिन क्या होता है ना, लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि ये मार्केट समझदार लोगों का ही है, पढ़े लिखे लोगों का ही है। आप बताओ, आप पढ़ाई में कैसे थे बचपन से? क्योंकि आपने बोला फाइनेंशियल एजुकेशन ही सारी, लेकिन आपका बचपन कैसा था? आप जीनियस थे या समझ नहीं आती थी पढ़ाई? कैसा था पढ़ाई? मैं एवरेज था। आप एवरेज स्टूडेंट? बहुत एवरेज मतलब ऐसा एवरेज कि अगर किसी दिन कोई होमवर्क स्कूल में मिला हुआ है और उस होमवर्क को करके जाना है, तो जनरली हम लोग प्रेफर करते थे, मैं प्रेफर करता था कि मैं चौथी बेंच पे बैठूं। अब चौथी बेंच क्यों? 3 आगे 3 पीछे लगभग। तो अगर टीचर पूछना शुरू करेंगे तो सबसे आगे वाले से पूछना शुरू करेंगे, तो भी मेरा नंबर आते आते बेल ओवर हो जाएगी, और पीछे से भी शुरू कर देंगे तो आप नंबर आते आते बेल ओवर हो जाएगी। तो एक एवरेज बच्चा जब चौथी बेंच पर बैठा दिमाग लगा के, तो कभी स्कूल में ज्यादातर किसी को पता ही नहीं चला कि लोगों को लगता था कि हाँ इसको तो सब आता ही होगा, तो ऐसा लगता था। लेकिन जनरली एग्जाम से 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले प्रिपेयर करके एग्जाम को दे लेना किसी तरीके से, मतलब टिल द एज, मतलब मैं 2015-16 तक की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई पर मेरा बहुत ज्यादा वो नहीं था, फोकस नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं था कि मेरे को पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, राइट। मेरे को पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पता थी। मैंने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए किया, ऑन माई ओन किया ये सारी चीजें। ग्रेजुएशन एमबीए वगैरह सारा करने के लिए मैंने कभी पेरेंट्स से पैसा नहीं लिया कि उन्होंने पैसा दिया कि ये लो एमबीए की फीस है। वो सारी चीजें मैंने खुद से की, खुद से कमाई की और खुद से किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता था, लेकिन ये कहना कि मैं 8 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ, वो मेरे अंदर स्किल नहीं थी कि मैं 8 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ, या मैं 5 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ, या मैं 2 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ, वो स्किल मेरे अंदर नहीं थी। तो बाद में आफ्टर 2016-17 धीरे धीरे वो आदत डेवलप हुई, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती गई वैसे वैसे वो आदत डेवलप होती चली गई, तब जाके। अच्छा, ट्रेडिंग करने के लिए आपने बोला कि बहुत समझदार होना चाहिए, बहुत जीनियस होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत समझदार या बहुत जीनियस होने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत ऐसा होना चाहिए जो सबसे सिंपल गाई होता है ना, आपके सोसाइटी में, आपके समाज में। आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, आप किसी बंदे को बोलते हो बेटा तुम ये सामान लेकर के आ जाओ, वो लेकर के आ गया, आपने उसको बोला फिर से कि तुमने ये तो ला दिया, तुम इसके साथ ये भी ला दो, वो फिर ले आया। आप उसको 20 बार दौड़ने के लिए बोले, वो 20 बार गया और लेकर के आया, और एक बार भी उसके चेहरे पर वो शिकन नहीं है कि आप मेरे को 20 बार क्यों दौड़ा रहे हो, एक ही बार में वो 20 चीज आपने बोल दिया होता। तो जिस बंदे के अंदर ये वाला पेशेंस, ये वाला धैर्य आ जाएगा ना, वो बंदा ट्रेडर बन सकता है। और कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है वैसे ट्रेडिंग करने के लिए? ट्रेडिंग करने के लिए पढ़ाई की जरूरत ऐसा तो कुछ जो अभी स्कूलों में है ऐसा, वो कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है? एज सच ऐसी कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग करने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको चीजों को समझना बेहद जरूरी है, पढ़ना बेहद जरूरी है। आप
ट्रेडिंग के लिए क्या है, ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है, बहुत तरह के टूल्स अवेलेबल है। आपका जिस टूल में मन लग जाए, जिस तरह की रिसर्च में मन लग जाए, आप उस तरह की रिसर्च से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पढ़ाई के बजाय हम उसको कहें कि ट्रेडिंग करने के लिए रिसर्च करने की जरूरत है, तो हाँ, रिसर्च करने की जरूरत है। क्योंकि ये ऐसा खेल नहीं है कि जहां पर आपको कोई आएगा और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला बता देगा केमिस्ट्री का, और उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला से आपको लिटमस पेपर टेस्ट हो जाएगा कि रेड है कि क्या, दो कलर होते हैं ना, कि बेस है कि एसिड है ना। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। 2 और 2 4 नहीं है यहाँ पे। 2 और 2 4 नहीं है। आपको हर बार जाना है, हर बार नई परीक्षा देनी है, हर बार नया एग्जाम देना है। जब जब आप बाजार में जाओगे, जब जब मार्केट में इंटर करोगे, उस समय वो बाजार नया ही है और उस समय वो नए तरीके से आपकी परीक्षा लेगा। बिल्कुल। तो भाई इस पे डिटेल पे बात करते हैं अभी कि वो क्या देखना पड़ता है एक नए इंसान को, और बहुत सारी चीजें। सो मुझे आप ये बताओ कि आप अपनी ट्रेडिंग आपने कब से स्टार्ट करी? बिकॉज 2009 में आपने, हाँ, लगभग 2010 के शेयर्स आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। हाँ, 2010 में जो तो शेयर्स आपने पहले इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करी, उसके बाद आप ट्रेडिंग में कब एंटर हुए? लगभग 2014-15 के आसपास। 14 में मैंने बहुत सारी फॉरेक्स की ट्रेडिंग की हुई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग करी? हाँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, तो उस टाइम लीगल था, इलीगल? नहीं, इलीगल। इलीगल था। इलीगल था। तो आपको पता था कि ये इलीगल हाँ, है? पता था इलीगल है। अच्छा। मतलब इतना नहीं पता था, उतना ज्ञान नहीं था कि एकदम ऐसा नहीं है, लेकिन लगभग 1.5 साल मैंने, रेगुलेटेड नहीं है इतना? रेगुलेटेड नहीं है, ये पता था। तो लगभग 1.5 साल मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग की। और आपने कितनी कैपिटल से स्टार्ट करी थी अपनी ट्रेडिंग? लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास। 1.5-2 लाख? हाँ। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या हुआ कि जनवरी 2015, आई थिंक जनवरी 2015 में एक कंपनी थी फॉरेक्स के लिए। क्या, साइप्रस में बहुत सारी कंपनीज थी। साइप्रस मतलब इज समथिंग लाइक कि ये जो ट्रेडिंग वाली जो फाइनेंशियल दुनिया है ना, उसका वो कह लीजिए कैपिटल है साइप्रस। तो इतनी सारी कंपनियां, आज भी साइप्रस में इतनी सारी कंपनियां, जितने आप फॉरेक्स के ब्रोकर देखेंगे, इवन क्रिप्टोज के ब्रोकर देखेंगे, ये सारे कहीं ना कहीं साइप्रस से जुड़े होंगे। तो वहां रीजन है कि मतलब सब लोग वहां सेटल, हब है वहां पर, हब है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा या जो भी होगा, मतलब इजी होगा। जैसे अभी दुबई में लोग जाके, अभी आज अब तो नया ट्रेंड चल गया दुबई में जाके, लेकिन आप जिससे जो आज से 10 साल पहले वाले से पूछेंगे ना, तो वो आपको साइप्रस का नाम बताएगा। तो हो सकता है बहुत सारे लोग साइप्रस का नाम सुने भी नहीं होंगे, जानते भी, अच्छा ये भी है, इंटरेस्टिंग। लेकिन आप ढूंढेंगे ना, आप गूगल करिएगा कभी, तो आपको पता चलेगा कि साइप्रस इज अ कंट्री जहां पर एक से बढ़ के एक, जिनका नाम आपने सुना होगा ना, एक से बढ़ के एक कंपनीज वहीं से रजिस्टर्ड है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो काम कर रही है। तो वो 1.5-2 लाख रुपए क्या हुआ, बनाया आपने वहीं से या लॉस हुआ पहले? ठीक ठाक पैसा बनाया था, लेकिन लगभग 1.5 लाख रुपए, 1.25-2 लाख रुपए के आसपास मार्केट में थे। तो 2015 जनवरी में एक फॉल आया मार्केट में, और वो फॉल जबरदस्त फॉल था। और इतना बड़ा फॉल था वो कि उस समय एक अल्परी करके कंपनी हुआ करती थी दुबई की, वो भी कनेक्टेड थी। हाँ, अल्परी। और वो पूरी की पूरी कंपनी ही, ब्रोकरेज कंपनी बंद हो गई उस एक फॉल के चक्कर में। अच्छा। और वो पूरा पैसा वहीं का वहीं अटक गया, डूब गया। तब से सोच लिया कि फॉरेक्स नहीं करेंगे, फिर चले गए कमोडिटीज में, इंडियन कमोडिटीज में, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। निफ्टी में क्यों नहीं आए? ये कमोडिटी का क्या था? तब निफ्टी थी ही नहीं ना। अच्छा, तब तो बैंक निफ्टी थी, बैंक निफ्टी चलती थी। निफ्टी तो 2017-18 के बाद धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुई। बैंक निफ्टी थी, बैंक निफ्टी में जबरदस्त मूवमेंट्स आया करते थे, और जबरदस्त मूवमेंट्स, वोलेटाइल मूवमेंट आया करते थे। तो बैंक निफ्टी थी, और इंडियन कमोडिटीज में भी बहुत सारे लोग उस समय ट्रेड किया करते थे। तो आपने मार्केट में मतलब कोई ऐसा बड़ा लॉस नहीं देखा हुआ है? जैसे आजकल लोग आते हैं, मेरा 5 लाख का लॉस है, 10 नहीं, लाख का कभी ऐसा बड़ा लॉस नहीं देखा, क्योंकि आज भी मैं वैसा बड़ा ट्रेड करने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि मेरे को 500 लॉट से ट्रेड करना है, मेरे को 100 लॉट से ट्रेड करना है। 2-5 लॉट बहुत होते हैं बाजार में आपको अपना जीवन चलाने के लिए। उससे बड़ा आप कोशिश करोगे तो फिर आप ट्रैप होते चले जाओगे उस बाजार के अंदर। तो आपने कोई भी बड़ा लॉस देखा ही नहीं, अपना स्ट्रैटेजिकली कैपिटल मैनेज करके गए? हाँ, और आज भी वही है। कोई ये सोचे कि 100 लॉट में ट्रेड कर रहे होंगे, 50 लॉट में ट्रेड, नहीं। 2 लॉट से लेकर के 5 लॉट अपने जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, सही बात है। ये मैंने पहली बार आपसे सुना है। वरना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत एग्रेसिवली स्केल करता गया, बट आपने बोला कि अगर मैं मैनेज करूंगा तो जीवन व्यापन के लिए बहुत है। हाँ, बहुत। आप मतलब आप ऐसे ट्रेडिंग को आप ऐसे देखोगे कि मेरे को एक दिन में बहुत सारा पैसा बनाना है, तो गलत है। ट्रेडिंग को मैंने शुरू से ऐसा देखा है कि अगर मेरे को बैंक देता है, मान लीजिए कि 6%, 7%, 8%, है ना, एफडी का, मैंने अपना पैसा 1 लाख रुपए रख दूंगा तो मेरे 1,06,000 रुपए हो ही जाना है। मैं अगर 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स में जाता हूं, तो जो एमफी का डेटा या जो सेबी कहती है कि आप 12.76% का रिटर्न बता सकते हो किसी को कि एवरेज जनरली ये रिटर्न मिल सकता है। तो हम 12.76 पकड़ लेते हैं,
कि 12.76% आपको म्यूचुअल फंड से मिलना ही मिलना है। लगभग 10 साल के लिए आप रखोगे तो लगभग इतना मिल जाएगा, क्योंकि इतना अलाउ करती है बोलने के लिए कि इतना आप बोल सकते हो उतना रिटर्न। जब आप देखोगे किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का एमसी का पेपर, तो उसमें 12.76 से ही कैलकुलेट किया रहेगा हमेशा रिटर्न, उतना ही आपको वो बताएंगे कि इतना रिटर्न आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 12.76 मान लीजिए 3% और 15%, तो अगर आप 15%, अब इस 15% से ज्यादा आप कहाँ कमा सकते हो? मैं एक दुकान खोल के बैठ जाऊं, 10 लाख रुपए कैपिटल लगा लूं, तो 15% क्या मैं साल का कमा सकता हूं उस दुकान से? तो शायद हाँ, हो सकता है मैं कमा सकता हूं। अगर मैं उसमें दिन रात रगड़ के मेहनत करूंगा तो मैं 15 के बजाय 20% कमा सकता हूं। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन 20% से ज्यादा का धंधा कौन बना रहा होगा? 25 कौन बना रहा होगा? 30 कौन बना रहा होगा? रेयर लोग होंगे, बहुत रेयर लोग होंगे। कौन बना रहे होंगे? ऐसा हो सकता है कोई ऐसा स्टार्टअप हो, कोई ऐसा व्यापार हो जो 30% का मार्जिन बना रहा हो पूरे साल में, कह सकते हैं, मतलब कोई ना कोई तो बना ही रहा होगा ना। तो अगर मैं बैंक की एफडी, म्यूचुअल फंड और इन सब से ऊपर उठ के 20% से ऊपर उठ के 22% भी बनाता हूँ, 23% भी बनाता हूँ साल का, तो क्या बुराई है? इट मीन्स आई एम डूइंग बेटर, मैं अच्छा कर रहा हूं। और किससे अच्छा कर रहा हूं? एक जो मास पब्लिक है उससे ज्यादा अच्छा कर रहा हूं। तो आप ट्रेडिंग को, इन्वेस्टमेंट को अगर इस नजरिए से सोचिए कि अब इस नजरिए से मैं सोचने के लिए बोल दूंगा तो ट्रेडर कहेगा ये क्या ही बात कर रहे हैं। मैं बोलूं कि आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है और उस 1 लाख रुपए में पूरे साल में आप 1,22,000 बना पाए। 22,000 बनाते हैं। मैं वही पूछने वाला था कि आपने बोला कि मैंने 1.5 लाख से शुरू किया, अगर 1 लाख से भी शुरू करते हैं तो साल का 22,000 बनता है। इसमें तो जीवन व्यापन होगा नहीं। बिल्कुल होगा। समय के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, आपने पहले साल ये किया ना, करके तो देखिए, कभी करने की कोशिश तो करिए। ज्यादातर जो 91% जो ट्रेडर्स का लॉस वाला डेटा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो उस 1 लाख रुपए को ही गवा देते हैं ना। और 1 साल तो छोड़िए, 1 महीने में गवा देते हैं। कई लोग, मैंने न जाने कितने ऐसे लोगों से मिला वो जो 1 लाख रुपए से पता पड़ा कि 40 लाख रुपए तक पहुंच गए और फिर वो 20 लाख के कर्जे में चले गए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप हाईली एग्रेसिवली अर्न करने के लिए जाओगे तो आप हाईली एग्रेसिवली लूज भी करोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना, आप सोचिए कि ट्रेडिंग में गुजराती लोग मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भाई अगर मैं महीने में 1.5% से 2% भी रिटर्न बना लूं, आप उनको बता दो कि 1.5% बनना ही बनना है आपका, वो एकदम इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपके लिए। अब 1.5% क्या होता है? 1 लाख रुपए आपने लगाया तो 1,01,500 रुपए, मतलब 1,500 रुपए आपको मिले। तो उस 1,500 रुपए के लिए क्यों वो परेशान है? क्योंकि वही तो नहीं मिल रहा है। और लोग क्या ढूंढने चल रहे हैं? लोग ढूंढने चल रहे हैं दिन में 5%, दिन में 10%, जो कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। जैसे आपने अगर इनकेस 1 लाख रुपए भी डाला है तो आपको कुछ तो ऐसा पता था उस टाइम पे, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे भी, कमोडिटीज में भी, लेकिन आज हम उसमें नहीं जाएंगे। आप इंडियन मार्केट का बताइए कि अगर इंडियन मार्केट में किसी को समझना है उस पर लाख रुपए है तो वो किस चीज पे फोकस करे, जिससे आप ये जो रिटर्न्स बोल रहे हैं, हम लोग कोई क्लेम तो कर नहीं रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि बैरियर्स क्या है और कैसे आप रिमूव करेंगे। तो क्या क्या चीज है, मतलब एक आम पब्लिक जो बिगिनर है वो क्या ढूंढे मार्केट में? क्योंकि 10,000 चीजें हैं, कैंडलस्टिक हो गई है, प्राइस एक्शन हो गया, 10 लोग 10 चीजें सिखा रहे हैं। कोई एक ऐसा मेथड जो जेन्युइनली मार्केट में काम करता है और बंदा उस पर चीजें शुरू कर सकता है अपने एंड से? मेरे हिसाब से सबसे पहले ना हार्ट बीट कंट्रोल करना सीखना चाहिए किसी भी ट्रेडर को, जिसको भी ट्रेडिंग करनी है, स्पेशली इंट्राडे या ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। और हार्ट बीट कंट्रोल करना कैसे सीख पाएंगे आप? सबसे पहला काम जीवन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करिए और उस पोर्टफोलियो को रोज देखना शुरू करिए। मतलब सपोज करिए कि आपने 5,000 रुपए की एसआईपी कर ली। आजकल तो एप्स आ गए हैं, आपके 5,000 रुपए दिख जाएंगे आपको अगले दिन आपके ऐप में कि ये 5,000 रुपीज है, या 5,000 का 5,100 बन गया है, या 5,000 का 4,900 हो गया है। तो पहला, किसी को भी अगर ट्रेडिंग करनी है ना, तो पहले 2 साल तो सिर्फ आप यही करिए। बट 2 साल से तो मार्केट ही ऐसा चल रहा है कि ना कुछ रिटर्न है ना कुछ है। तो आप पहले इसको कंट्रोल करना सीखिए कि ये पैसा जो बाजार में जा रहा है वो कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है। एक मतलब आदत लगा लीजिए, आदत लगाइए बाजार की, बाजार को समझने की कोशिश करिए। फिर उसके आप उस पोर्टफोलियो के अंदर जाइए, देखिए कि कौन से स्टॉक्स में आपका पैसा लगा है। अच्छा। फिर धीरे धीरे उन स्टॉक्स को देखना शुरू करिए, ट्रैक करना शुरू करिए कि वो कैसा लाइव मार्केट में चलते हैं, आज उनके प्राइसेस बढ़े हैं कि घटे हैं। तो किसी को भी अगर ट्रेडर बनना है ना, तो उसकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। पहला काम म्यूचुअल फंड्स या किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जो पैसा जाके आपका कहां लग रहा है, स्टॉक मार्केट में लग रहा है। आप खुद नहीं लगा रहे हो, डायरेक्टली नहीं लगा रहे हो, दूसरा कोई लगा रहा है। जिनको नहीं पता म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स बेसिकली आप जैसे कलेक्टिवली आपका पैसा कोई फंड मैनेजर मैनेज करता है। जैसे आपके पास 1,000 करोड़ नहीं है, ठीक है,
आपके पास तो एक ही 1,000 रुपए है। अब 1,000 रुपए के आप शेयर्स खरीदने जाएंगे तो आप एक शेयर हो सकता है किसी कंपनी का खरीद पाए या किसी कंपनी का 5 शेयर खरीद पाए, डिपेंड करता है। और एक ही बार खरीद पाएंगे, फिर दूसरे महीने में फिर आएगा आपके पास पैसा, जब आएगा तो फिर वापस से आप खरीदेंगे। अगर आपने सपोज करिए कहा कि मैं हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो ये आपने खुद नहीं किया। लेकिन आप सोचते हैं कि अब शेयर्स क्या होते हैं, यहां से पहले पहुंचते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। तो सपोज करिए कि मैं और आप बैठे हुए हैं और हमने और आपने कहा कि यार रिलायंस बहुत अच्छा धंधा करती है, रिलायंस जैसा धंधा हमको करना है। तो अब रिलायंस जैसा धंधा हमको करना है तो आज के समय में आपके पास 1,000 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब जाके आप वैसा धंधा सोच सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो नहीं अब हमारे पास 1,000 करोड़ रुपए नहीं है तो हम क्या करें? तो हम रिलायंस के धंधे में पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। तो कैसे रिलायंस के धंधे में पार्टिसिपेंट बनेंगे? भाई हमने रिलायंस के शेयर्स खरीद के रख लिए, अब रिलायंस अच्छा करेगी तो उन शेयर्स के भाव बढ़ेंगे और खराब करेगी तो उन शेयर्स के भाव घटेंगे। अब शेयर्स क्या होते हैं इसको भी थोड़ा और समझ लेते हैं। शेयर्स, आप अगर रिलायंस के शेयर्स खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि मुकेश अंबानी के पास भी रिलायंस के शेयर्स पड़े हों, तो उनके पास अगर 10% शेयर पड़े हुए हैं या 15% शेयर पड़े हुए हैं और आपने क्या खरीदा, 5 शेयर खरीदा, तो जिस तरीके से शेयर होल्डर वो हैं उसी तरीके से उस कंपनी के शेयर होल्डर आप भी हो गए। कंपनी अच्छा करेगी तो उनकी भी वर्थ बढ़ेगी और आपकी भी बढ़ेगी, और कंपनी खराब करेगी तो उनकी भी वर्थ घटेगी और आपकी भी घटेगी। तो ये हो गए शेयर्स। तो जैसे आपने धंधा करने के लिए क्या किया, किसी के धंधे में पैसा लगा दिया, वैसे ही ट्रेडिंग करने के लिए आपने क्या किया, बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, आपका पैसा कलेक्ट करके और एक साथ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अपना दिमाग लगाते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत, हमने सिर्फ उस फंड में पैसा रख तो वो एएमसीज होती हैं, वो फंड मैनेजर कंपनीज होती हैं। और ये सारे जब आप जाएंगे, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स हैं, कोटक के म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं उनके पास तो अपने म्यूचुअल फंड की एएमसी हैं ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे प्राइवेट, जैसे एनजे हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, ऐसे व्हाइट ओक हो गया, ऐसे मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल एएमसीज हैं जो पैसा कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके एक साथ मार्केट में लगाती हैं। अब आपका 1,000 रुपए ही गया, लेकिन वहां लग रहा है हजारों करोड़, तो वो डेली वो पैसा उसको सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट कर रही है। और वो इन्वेस्ट करके क्या ढूंढ रही है, डिसिप्लिन। उनके अंदर डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के थ्रू इन्वेस्ट कर रही है। तो आपको क्या करना है, आप चाहे लमसम एक बार में पैसा डाल दिए, 10,000, 25,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो पैसा उनके पास चला गया और वो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे वो ग्रो हो रहा है ना। या फिर आपने एसआईपी के फॉर्मेट में, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के फॉर्मेट में पैसा डाला, यानी हर महीने आप एक फिक्स अमाउंट कर दिया और एक फिक्स्ड तारीख कर दी, इस डेट को आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और वो पैसा जाके वहां पर एएमसी के पास चला जाएगा और एएमसी उसको क्या करेगी, इन्वेस्ट कर पाएगी। तो ये म्यूचुअल फंड्स हो गया। तो शुरुआत हर किसी को यहीं से करनी चाहिए, ट्रेडिंग करने की। तो 2 साल मानते हैं कि आपने मुझे सिखाया, मैंने 2 साल इन्वेस्टिंग करी, मैं समझ गया, म्यूचुअल फंड सब कुछ किया। अब मैंने देखा कि भाई इंस्टाग्राम पे कोई रील आई या कोई ट्रेडर है। अब देखो, मैं ये मानता हूँ कि असली नोट का कहीं नकली है, नकली का कहीं असली है। कोई दिखा रहा है मैं कमा रहा हूँ, तो कोई सच में भी कमा ही रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ट्रेडिंग करनी ही है, या मैं 2 साल ऑलरेडी मार्केट में बीत चुका है मेरा, मुझे ट्रेडिंग ही करनी है, तो अब मैं क्या ढूंढूं ट्रेडिंग में? अब आप ढूंढिए अपना रास्ता इन द सेंस की, जैसे अगर आपको किस तरह की ट्रेडिंग करनी है, क्या आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है? मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, आपको और मुझे इंडेक्स ट्रेड करना है। इंडेक्स ट्रेड करना है, बिकॉज मुझे ये दिखता है पहले तो कि इंडेक्स में काफी जल्दी क्विक मोमेंटम है, लोग प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैंने देखे हैं करोड़ों रुपए के प्रॉफिट, 50 लाख के प्रॉफिट। तो कितनी सच्चाई है पहले तो, और अगर कर भी रहे हैं लोग तो क्या वे आउट है? तो सबसे पहला तरीका है कि जिस भी आपने चैनल पर करोड़ों रुपए का प्रॉफिट देखे या जैसे भी उन्होंने किया, तो सबसे पहला तरीका है उसको अनफॉलो करना। ठीक है। इसके बाद आगे का प्रोसेस आपके मन में तो आगे आपको ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है, किसी के लाइफस्टाइल, किसी के लीजर, किसी के कौन किस तरीके से रहता है उसको देख करके आप नहीं कर सकते। आज के समय में घरों में ना सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ किस वजह से होनी शुरू हो गई पता है? सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ इस वजह से होनी शुरू हो गई हैं, जो सोशल मीडिया पर लोग अपने, मैं ट्रेडिंग से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर लोग अपने फोटोग्राफ्स डालते हैं। अच्छा, हम सबको पता है कि हम सोशल मीडिया पर कौन से वाले फोटोग्राफ डालते हैं, जो हमने 100 फोटो खींची वो 100 में से जो सबसे अच्छी है, ये एक बात। दूसरी बात, जो पिछले 7 दिन में मैंने जितनी एक्टिविटीज की उसमें से जो मैंने सबसे बेस्ट किया, बस मैंने उसका फोटो डाला। उसके बाद, उसके पहले जो मैंने किया है उसका मैंने फोटोग्राफ नहीं डाला। लेकिन उसी चक्कर में घरों में लड़ाई हो जाती है कि वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है। तो पहले तो कौन क्या कर रहा है इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जो कर रहा है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपना रिटर्न कमा रहा है। और आपको अगर कोई एक्चुअली में भी कमा रहा है ना, तो आपको उसके जैसा बनने के लिए सालों की मेहनत करनी पड़ेगी, सालों की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं सालों की मेहनत कर रहा हूँ, बट एक वे आउट अगर आप मुझे बताएं। मैं एक नया ट्रेडर हूँ, डिसिप्लिन से आ रहा हूँ, मैंने अनफॉलो कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया,
मेरे पास 50,000 से 1 लाख रुपए है, हम्म आई वांट टू ट्राई इन इंट्राडे ट्रेडिंग, हम्म तो क्या वे आउट आप देते हैं? जैसे आप ऑप्शन चेन के बारे में बताते हैं, हम्म अब बहुत सारे लोग बिगिनर हैं, हम्म तो ऑप्शन चेन क्या है, कैसे उससे मार्केट देखें? क्योंकि हम्म मैंने सुना है पहले फंडामेंटल एनालिसिस चलते थे, अगर आपको स्टॉक्स का देखना है, हम्म ठीक है, वो बुक्स रीड करो, बैलेंस शीट्स पढ़ो, लेकिन अब वो चीज आप इंट्राडे पे कर नहीं सकते हैं, तो नहीं। टेक्निकल एनालिसिस आ गया कि भैया प्राइस को देखो, हायर हाई हायर लोज है, ट्रेंड लाइंस लगाओ, इंडिकेटर्स लगा लो, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने धक्का धोखा खाया है। आपके पास ऐसा क्या वे आउट है जो आप बोलते हैं कि भाई प्राइस एक्शन से नहीं होगा तो इस चीज से होगा, डेटा से होगा? तो क्या है, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कि बंदा इस पर डायरेक्शन ले सके अपने करता लिए? हूँ। बेसिकली होता क्या है कि प्राइस एक्शन पर भी मैंने बहुत सारी रिसर्च की, ठीक है, और प्राइस एक्शन पर रिसर्च करने के बाद मैंने ये पाया कि प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, हाँ। एक छोटी सी क्विक बता सकते हैं प्राइस एक्शन क्या मैं होता बता देता हूँ क्या होता है। जैसे क्या होता है कि आप अपने घर से ऑफिस डेली जाते हैं, ठीक है, या अपने घर से कहीं आपने शॉप खोल रखी तो डेली जाते हैं। आपके ऑफिस पहुंचने का टाइम 9 AM है। आपको 9 AM टाइम है, तो आप अपने घर से कितने बजे निकलते हो? जैसे आपको यहीं आना था तो आप कितने बजे निकले? थोड़ी देर पहले निकल जाएंगे। थोड़ी देर पहले, लगभग 10-15 मिनट पहले। क्या 1 घंटे पहले आप निकल गए थे? नहीं निकले थे। क्यों 10 मिनट पहले ही आप निकले? जब आप पहली बार गए होंगे तो कितने देर पहले निकले थे? मान लीजिए आपकी नई जॉब लगी, पहला दिन ऑफिस में जाना है, आपको पता ही नहीं कि ऑफिस कितना दूर है, तो आप क्या करते हैं? आपको 10 बजे पहुंचना है, तो आप टाइम लेके निकलते हैं कि 9 बजे निकल जाओ, भले ही जल्दी पहुंच जाएंगे, 10 मिनट क्या दिक्कत है, लेकिन फर्स्ट डे है, मेरे को सही टाइम में पहुंचना है। करेक्ट। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगता है? धीरे धीरे होने लगता है कि अच्छा 9:49 हो गया, अब मेरे को निकलना ही पड़ेगा, ये लास्ट है, नहीं तो मैं 10 बजे पंच नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या हुआ? ये आपने इंस्पिरेशन लिया कि हिस्ट्री में, इतिहास में आप जितनी बार भी ऑफिस गए हैं जनरली, तो आप चूंकि 11 मिनट्स में पहुंच गए हैं, इसलिए आपने 9:49 बोला कि 9:49 इज द लास्ट, कि अब मेरे को निकलना ही पड़ेगा। तो वैसा ही स्टॉक मार्केट भी होता है। सपोज करिए कोई एक स्टॉक है जो 200 रुपीज से ट्रेवल कर रहा है, बार बार 200 से 210 जाता है और फिर वापस 200 चलाता है, 210 जाता है फिर 200 चलाता है। तो हमने देखा कि 10 बार इसने यही काम किया है, तो हमने क्या किया, 11वां बार जब वो 200 पर आया तो हमने उसको खरीद लिया, और 210 पर गया तो हमने उसको बेच दिया। तो हमने उसके हिस्टोरिकल डेटा के बिहेवियर से ये एनालाइज किया कि वो स्टॉक कहां से कहां तक चलेगा या कहां से कहां तक परफॉर्म करेगा। अभी हम कैंडलस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जो हाँ, चार्ट नॉर्मल लोग जो चार्ट्स, हमने पीछे जाके चार्ट देखा, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, और उसी से हमने देखा आगे कैसे चलेगा। तो प्राइस एक्शन वो थ्योरी है जिसमें कि जितने भी इंडिकेटर्स बने हुए हैं, जितना भी स्टडी होता है, ईच एंड एवरीथिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। ओके। आप चाहे मूविंग एवरेज देख लो, आप चाहे बॉलिंजर बैंड देख लो, आप चाहे फीबो लगा लो, आप कुछ भी करो, आप कोई सा भी एक नाम लो, मैं आपको बता दूंगा, और आप खुद समझ जाओगे। आप जब रियलाइज करोगे, जो लोग ये देख रहे हो वो खुद समझ जाएंगे कि वो किस चीज पर डिपेंड करता है। सिर्फ इतिहास में क्या हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इवन आप 1 आवर मूविंग एवरेज लगा लो, 1 घंटे का, तो पिछले 1 घंटे में कितनी कैंडल्स बनी हुई हैं और उन्होंने कैसा बिहेव किया है, इसके हिसाब से आपको आगे का रेंज मिल जाएगा। करेक्ट है। चाहे आप एक्सपोनेंशियल भी लगा लोगे तो भी। तो कोई सा भी इंडिकेटर या कोई सा भी प्राइस एक्शन में आप रिसर्च करने जाओगे, तो आपको हिस्ट्री में क्या हुआ, इसी बेसिस पर आप भविष्य तय करो। तो प्राइस एक्शन भी एक पॉइंट बन जाता है सीखने का, जैसे आपने बोला इन्वेस्टिंग है तो एक स्टेप बन जाता है। बिल्कुल एक स्टेप बन जाता है। किसी को प्राइस एक्शन सीखना है, कोई बुक्स रेकमेंड करेंगे आप? बुक्स तो नहीं रिकमेंड करूंगा, लेकिन प्राइस एक्शन सीखने के लिए अभी तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिन साइट्स पर आप जाके इजीली सीख सकते हैं। कोई साइट्स बता सकते हैं? जैसे कि क्या नाम था उसका, एक साइट का, वार्सिटी, जीरोधा वार्सिटी। जीरोधा वार्सिटी तो है ही, जीरोधा वार्सिटी पर जा सकते हैं। इन्वेस्टोपीडिया, जैसे कि इन्वेस्टोपीडिया हो गया, इन्वेस्टोपीडिया पर बहुत बेसिक से दिए हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग दिया हुआ है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। वहां जाइए। इवन आजकल तो एआई का जमाना आ गया है, आप चैट जीपीटी से पूछिए ना, मेरे को प्राइस एक्शन बेसिक से सिखाओ, तो आपको तो उतना जाके पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो से लेकर के वो सिखाना शुरू कर देगा। देखो ऐसी कैंडल्स बनती हैं, ऐसी डोजी बनती है, ये होता है, वो होता है। आप 10 दिन बैठोगे चैट जीपीटी के साथ, आपको पूरा प्राइस एक्शन, जो भाषा आपको आती है वो उसमें उसी भाषा में समझाएगा। बहुत बढ़िया। तो जब आपको प्राइस एक्शन आया, तो फिर अभी मैंने देखा बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं डेटा के अंदर। हाँ। तो प्राइस में ऐसी क्या कमी थी कि फिर आप डेटा पे चले गए? प्राइस एक्शन में भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मैंने कैलकुलेशंस किया। हाँ। कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जैसे एक बुलिश इंगल्फिंग बन गया, तो ये बुलिश इंगल्फिंग बन गया, तो इस बुलिश इंगल्फिंग की एंट्री क्या होगी, इसका टारगेट क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, वो इवेल्युएट करना, कैलकुलेट करना, उस इंगल्फिंग के हाईज, लो, ओपन और क्लोज के साथ कैलकुलेशन करके।
समस्या कहाँ खड़ी होती है? समस्या खड़ी होती है कि इतिहास में आपने हर बार 9:49 पर घर से निकले हैं और हर बार आपने 10 AM पर पंच कर लिया है। आज ऐसा हुआ कि आज मैं 10 AM पर नहीं पहुंच पाया ऑफिस। आज तो सुपर बॉस आने वाले थे, लंदन से आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। मैं 9:49 पर निकल गया, लेट हो गया था, निकल गया और मैं रोज उसी टाइम पर पहुंचा था। आज ट्रैफिक लग गया रास्ते में। अच्छा, क्यों लगा मुझे नहीं पता, कोई कारण नहीं है मेरे पास, लेकिन ऑल ऑफ सडन ट्रैफिक लग गया और मैं 10 AM के बजाय मैं 10:30 पर पहुंचा, लेट हो गया। सुपर बॉस आए हुए थे, मेरे बॉस नाराज हो गए क्योंकि सारा अरेंजमेंट मुझे करना था और मुझे फायर कर दिया गया। अब मुझे खुद को नहीं पता है कि मैं फायर किस वजह से हुआ, लेट होने की वजह से हुआ, ट्रैफिक लगने की वजह से हुआ। मैं तो टाइम से निकला था, मैंने सब कुछ वही किया जो मैं रोज करता हूं। सिचुएशन चेंज हो गई, सिचुएशन बदल गई और मैं फायर हो गया। तो सेम चीज प्राइस एक्शन में कि एक जब वो डेटा पॉइंट पर जब वो फेल होता है, तो जब फेल होता है तो आपके पास कोई कारण ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं कि ये क्यों फेल हुआ। और ये बात हर ट्रेडर को खटकनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं बहुत सारे लोगों को अभी भी देखता हूँ कि वो प्राइस एक्शन कुछ समय यूज करते हैं, फिर बोलते हैं कि अब ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, और फिर बोलते हैं अब समय बंद हो गया है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वहां से आगे क्या है? फिर वहां से आगे फिर वही कि इस बात को समझना कि द मार्केट गोज इनटू द फेजेस। ओके, बाजार फेज में चलता है, उसके फेज बदलते रहते हैं और उन फेजेस को हमको समझना बेहद जरूरी है। प्राइस एक्शन में जैसे आपने सपोज करिए कि कोई एक पैटर्न सिलेक्ट कर लिया, कोई एक इंडिकेटर सिलेक्ट कर लिया, उस इंडिकेटर पर आप ट्रेड कर रहे हो। 3 महीने आपने बहुत बढ़िया ट्रेड किया, 3 महीने बीता, ट्रेड कर रहा है, हाँ 3 महीने बीता, उसके बाद वही सेम पैटर्न सेम तरीका आपको लॉस देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने फेज के साथ अपने आप को नहीं बदला। अच्छा, सो इफ यू आर गोइंग फॉर इंट्राडे ट्रेड, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि इंट्राडे ट्रेड के लिए अगर आप जा रहे हो तो इंट्राडे ट्रेड के लिए हिस्टोरिकल डेटा बेहद बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। वो इन्वेस्टिंग वाला या फिर पोजिशनल के लिए तो आप बिल्कुल हिस्टोरिकल डेटा मायने रखता है कि इतिहास में क्या हुआ, क्योंकि आप 2 साल के लिए, मैं 2 साल के लिए आपके ऊपर दांव लगाने वाला हूं, है ना। तो 2 साल के लिए अगर मेरे को दांव लगाना है किसी के ऊपर, तो मेरे को उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। मैं ट्रेडिशनल मेथड से जाऊंगा, मैं उसकी जांच पड़ताल करूंगा और 2 साल के लिए दांव लगा सकता हूं। मेरे को आज किसी से मिलना है और मिलने के लिए ऐसे ही फोन पे बात हुई कि हाँ यार चलो मिलते हैं, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, हाँ यार चलो मिलते हैं, चलो एक कॉफी पी के आते हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या उसका कुंडली खंगालने जाऊंगा? मैं क्या उसके इतिहास भूगोल जांचने जाऊंगा कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है? जरूरत नहीं है मुझे ना। उसने बोला हाँ चलो ठीक है, मैं गया, उसको सामने से देखा, हाँ ठीक ठाक व्यक्ति, उसके साथ बैठ के मैंने चाय कॉफी पी ली। लेकिन अगर वहीं पर मेरे को किसी से शादी करनी है तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में तो सारी चीजें खंगाली जाएंगी ना। क्यों? क्योंकि ये आपने क्या किया, आप अब लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं आप। तो एक हो गया इंट्राडे ट्रेड, जहां पर आपको बहुत शॉर्ट टर्म चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ मोमेंटम आपको कलेक्ट करना है। तो इसके लिए बहुत इतिहास में जाने की जरूरत नहीं कि आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, अभी करंट में क्या चल रहा है। तो ये करंट में क्या देखना है हमको? सबसे पहले करंट में क्या चीजें होती हैं? 2 ही चीजें होती हैं। एक होता है ओपन इंटरेस्ट, दूसरा होता है वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। ओके, अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? अब ये ऑप्शन चेन पर हम लोग आ गए। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस बना ली हैं और बना के अभी भी होल्ड किए हुए आ रहे हैं, कल से, एक दिन पीछे से या कई दिन पीछे से, आज के डेट में उनकी ओपन पोजीशन शुरू हुई है। यानी मॉर्निंग होते ही पहली पोजीशन उनकी सबसे पहले खुली कि वो चूंकि ओपन पोजीशंस है, तो इससे क्रिएट हुआ डेटा ओपन इंटरेस्ट कहलाता है। तो जैसे क्या होता है प्राइस एक्शन में, हम देखते हैं जैसे निफ्टी को आपको ट्रेड करना है तो निफ्टी के स्पॉट में आप ट्रेड नहीं कर सकते, निफ्टी के फ्यूचर में आप ट्रेड करते हैं, है ना। स्पॉट प्राइस सिर्फ उसकी अंडरलाइंग प्राइस होती है, जो एक वर्चुअल प्राइस होती है जिस पर ट्रेड नहीं होता है, फ्यूचर में ट्रेड होता है। करेक्ट। अब इसी फ्यूचर और ऑप्शन, जो ये डेरिवेटिव्स जो होते हैं, इसी का एक बनता है ऑप्शन चेन। आप सिंपली गूगल पे सर्च करोगे एनएससी ऑप्शन चेन, तो आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन चेन दिख जाएगा। एनएससी पे ही देखनी ऑप्शन चेन? हाँ, एनएससी का ऑप्शन चेन आपको दिख जाएगा, सिंपली दिख जाएगा। तो वो ऑप्शन चेन क्या होता है वो दिख जाएगा। बाद में उसमें आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि नहीं ये 5 मिनट डिलेड डेटा होता है या 3 मिनट डिलेड डेटा होता है, वो स्नैपशॉट डेटा होता है, एक स्नैप होता है। धीरे धीरे आप और ढूंढने जाओगे तो आपको तरह तरह के ऑप्शन चेन मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे भी आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा। तो उस ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो बीच में स्ट्राइक प्राइसेस बनी रहेंगी और दोनों तरफ, एक तरफ कॉल साइड का डेटा, दूसरी तरफ पुट साइड का डेटा। कॉल साइड का डेटा मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि कॉल साइड का डेटा का मतलब कि जिस तरफ बाजार बुलिश होने वाला है, जिस तरफ से बाजार ऊपर जाने वाला है उस तरफ का डेटा, और पुट साइड मतलब जिस तरफ से नीचे जाने वाला है। ठीक होता है, उसका उल्टा है। कॉल साइड का डेटा मतलब ऐसे लोग जो बाजार को नीचे गिराना चाहते हैं, बिल्कुल, ये उनका डेटा है। और पुट साइड का डेटा मतलब ऐसे लोग जो बाजार को बुलिश करना चाहते हैं, ये उनका डेटा है। किस चीज का डेटा है? तो डेटा इस चीज का है कि जब आप मार्केट में कोई भी ट्रेड पंच करते हो,
है ना। जैसे मैंने एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया, यानी कि मैंने सोच लिया कि निफ्टी को बुलिश होना है, तो जैसे ही मैंने एक लॉट का कॉल ऑप्शन पंच किया ट्रेड, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक्सचेंज पर कहीं ना कहीं जाके वो बात तो रिकॉर्ड हुई होगी। बिल्कुल। तो जो बात रिकॉर्ड हुई वो बात एक्सचेंज क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। अच्छा, कि भाई ये देख लो हमारे यहाँ एक ट्रेड ये पंच हो गया है। तो ऐसे करके मल्टीपल ट्रेड्स पंच हुए, लाखों ट्रेड पंच हुए। तो मान लीजिए कि निफ्टी की 24,000 की स्ट्राइक प्राइस है, उसके कॉल साइड में 24,000 पर 1 लाख लोगों ने आज 1 लाख लॉट ट्रेड किया। ठीक है। तो वहां पर 1 लाख की आपकी वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगी आज जो ट्रेड किया। ओके, है ना, 1 लाख की वॉल्यूम क्रिएट हो गई। अब उन्होंने उस ट्रेड को क्या किया, बेच दिया पूरे 1 लाख लोगों ने। तो अब 1 लाख और वॉल्यूम क्रिएट हो गई, 2 लाख की वॉल्यूम हो गई। खरीदने के बाद एक बार वॉल्यूम क्रिएट हुई और बेचने के टाइम फिर वॉल्यूम क्रिएट हुई, है ना। तो 2 लाख की वॉल्यूम क्रिएट हो गई, यानी कि जब आपने खरीदा उस समय भी तो किसी ने बेचा होगा ना। करेक्ट है। तो 1 लाख की वॉल्यूम क्रिएट हुई थी, तो 2 लाख की वॉल्यूम क्रिएट हो गई। तो ऐसे करके दिन में हर रोज 0 से वो वॉल्यूम शुरू होगी। सब सुबह जब सबसे पहली बार टिक पर बाजार खुलेगा तो एक भी वॉल्यूम नहीं रहेगी। जैसे जैसे ट्रेड्स होते जाएंगे पूरे दिन में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कई बार करोड़ों तक की वॉल्यूम पहुंच जाती है। गॉट इट। है ना। हर स्ट्राइक प्राइस पर अपनी अपनी वॉल्यूम होती है। बिल्कुल। तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग का डेटा कि इंट्राडे में कौन से लोग किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना बेट लगा रहे हैं। ठीक है। तो मुझे आपने वॉल्यूम के बारे में बता दिया। अब मैंने इंट्राडे ट्रेड करना है तो मुझे इस एनएससी ऑप्शन चेन पे वॉल्यूम में क्या देखना है, और ओपन इंटरेस्ट का भी अगर आप अभी ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा हूं। अब इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्रेड ओपन किया 1 लाख लोगों में से। ठीक है। हो सकता है 10,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को बेचा ही नहीं, है ना, और वो कैरी फॉरवर्ड करके कल के लिए लेके चले गए। अच्छा। तो ये 10,000 जो कल के लिए लेकर के चले गए, ये 10,000 कल सुबह पहला ओपन इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा, जो एक पूरे ट्रेडिंग सेशन का होल्ड है वो एक ओपन इंटरेस्ट बनता है। एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अच्छा। तो आज भी जो सुबह रहा होगा वो कल के जो लोग होल्ड करके आए होंगे उनका पोजीशन रहा होगा। अच्छा। तो ओपन इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हुआ, ये 10,000 लोगों ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। ओके। और वो 10,000 कल सुबह ओपन इंटरेस्ट खुला मॉर्निंग में, है ना। अब इंट्राडे में कैसे तय करेंगे, तो क्या सारी वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट बन जाती है? नहीं, सारी वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट नहीं बनती है। ओके। ओपन इंटरेस्ट कैसा होता है, जो लोग राइटिंग से इसको लेते हैं, यानी कि जो लोग कॉल खरीदने के बजाय बेच रहे होते हैं। यानी बेचने का मतलब कि जैसे मैं पोजीशन खरीद रहा हूं और कोई ना कोई होगा जो बेच रहा होगा, जो खरीदने से पहले बेच रहा होगा। तो इंट्राडे में ओपन इंटरेस्ट उन्हीं को मानते हैं जो लोग खरीदने से पहले बेच रहे होते हैं। जो ऑप्शन राइटर है, ऑप्शन सेलर है। हाँ, ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर है। तो उसने अगर अपनी पोजीशन बेच दी तो वो ओपन इंटरेस्ट में काउंट हो जाएगा। मैंने खरीदा तो मेरा पोजीशन ओपन इंटरेस्ट में नहीं जाएगा। ओके, बायर का नहीं जाएगा। बायर का नहीं जाएगा। मैंने अगर बेचा होता तो मेरा पोजीशन ओपन इंटरेस्ट में। तो इंट्राडे में ओपन इंटरेस्ट ऐसे बढ़ता घटता है बेचने वाले लोगों की पोजीशन को देख करके। इसीलिए आप बोल रहे थे कि जो कॉल साइड है, कॉल सेलर हो गए मार्केट को नीचे जाने वाले, और पुट सेलर हो गए मार्केट को ऊपर, क्योंकि उन्हीं की पोजीशन ओपन इंटरेस्ट में दिखाई देगी ना। तो वो जो बेचेगा कॉल ऑप्शन वो यही चाहता है कि ये बाजार नीचे गिरे। वॉल्यूम दोनों का आएगा, वॉल्यूम दोनों का आएगा, बट इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट सिर्फ ऐसे लोगों का आएगा जो लोग राइटिंग कर रहे हैं। तो जितने लोग राइटिंग करके यानी कि बेच के अपनी पोजीशन होल्ड करके चले गए, तो भाई उन्होंने बेचा होगा तो कुछ लोगों ने खरीदा भी होगा ना। जितना उन्होंने बेचा उतने लोग खरीदने वाले भी, तो वो भी अपनी पोजीशन होल्ड करके जा रहे हैं, तभी तो पोजीशन होल्ड है। तो वो ओपन इंटरेस्ट ऐसे लोगों का क्रिएट होकर आपको दिखाई देगा। अगले दिन सुबह फिर वही आएगा और वॉल्यूम फिर से 0 से शुरू होगी। ठीक है। अब ये मुझे पता चल गया ओआई क्या है, वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम क्या है। अब मुझे इंट्राडे पे ट्रेड मारना है। आज मान लीजिए निफ्टी जो भी एक्स वैल्यू पे चलती है, मुझे पता लगाना है निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा। अब मैं ऑप्शन चेन में क्या ढूंढूं ओपन इंटरेस्ट पे? अब बेसिकली होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं ऑप्शन चेन को समझना शुरू किया, देखना शुरू किया, प्राइस एक्शन को देखना शुरू किया, उसके साथ कंबाइन करना शुरू किया ऑप्शन चेन को कि ये बाजार नीचे क्यों गिर गया या बाजार ऊपर क्यों चला गया, धीरे धीरे ऑप्शन चेन को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मार्केट प्राइस के आसपास इर्द गिर्द जो वॉल्यूम्स और जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं वो बेहद मायने रखते हैं। यानी कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम तो अगर 30 स्ट्राइक प्राइसेस है तो सारी स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई देगा। हाँ जी। लेकिन मार्केट प्राइस क्या होता है, इसको हमने नाम दिया इमेजिनरी लाइन। यानी कि आप देखेंगे तो मल्टीपल जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, सपोज करिए 24,000 की एक स्ट्राइक प्राइस है, 24,050 की दूसरी स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है। तो और बाजार अभी कहां चल रहा है 24,040। तो 24,040 कहां है, 24,000 और 24,050 के बीच में। तो ये हो गया आपका मार्केट प्राइस। इस जगह पर इमेजिन कर लीजिए कि एक लाइन खींची हुई है, तो इसको हमने कह दिया इमेजिनरी लाइन। तो इस प्राइस के आसपास कौन सी वॉल्यूम्स जो हैं सबसे ज्यादा हैं कॉल साइड में और पुट साइड में,
और कौन से ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है कॉल साइड में और पुट साइड में, ये अपने आप में बेहद मायने रखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ही प्राइस आपने बोला 24,040 का प्राइस है, 24,000 और 24,050 के बीच में हमने वॉल्यूम और ओआई चेक किया। अब ओआई अगर कॉल साइड में ज्यादा है या वॉल्यूम भी कॉल साइड में ज्यादा है, पुट में वालों में नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बाजार पे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉल साइड अपना काम कर रहा है, पुट साइड अपना काम कर रहा है। पहला काम तो हमको इन दोनों को आपस में रिलेट नहीं करना है। अच्छा। ये दो अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटीज हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी जीवन में ऐसा किया है क्या कि आपने कॉल भी खरीद लिया और पुट भी खरीद लिया, दोनों पोजीशन एक साथ बना ली? नहीं। दुनिया में किसी ने किया होगा क्या? नहीं किया होगा। एक्सपायरी डेज पे कर लेते हैं लोग। नहीं तो भी कैसे करेंगे? मतलब कुछ कितने लोग करेंगे, कितने लोग करते होंगे? बहुत रेयर ना, बहुत रेयर। और वो पागलपंती है ना, तो कि कॉल भी खरीद लिया और पुट भी खरीद लिया। तो ऐसा अगर नहीं किया तो फिर हम कॉल के डेटा को पुट के डेटा से कंपेयर क्यों करें? आज के बाजार में जो बुलिश है वो बुलिश ही है और जो बेयरिश है वो बेयरिश ही है। ओके। जो खरीद रहा है वो खरीदेगा ही खरीदेगा और जो बेच रहा है वो बेचेगा ही बेचेगा। उसकी सोच वैसी है और वो उसी अकॉर्डिंग सारे रिएक्शंस करेगा। ठीक है, तो इंट्राडे में जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो कॉल साइड का जब आप डेटा देख रहे हो उसको कभी आप कंपेयर मत करो पुट साइड के डेटा से। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर आप ये समझ लो कि आप ऐसा करने जा रहे हो कि आप कॉल पुट दोनों एक साथ खरीद रहे हो। ठीक है, तो दो अलग अलग लोग हैं, एक व्यक्ति कॉल खरीद रहा है, एक व्यक्ति पुट खरीद रहा है। 1 लाख लोग कॉल खरीद रहे हैं, 1 लाख लोग पुट खरीद रहे हैं। 1 लाख लोग कॉल खरीद रहे हैं, 10,000 लोग पुट खरीद रहे हैं। इस बात का बाजार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर ज्यादा भी है कम भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किस चीज से पड़ेगा? फर्क पड़ेगा लोग अपने आप में इंडिविजुअल किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं। सपोज करिए कि आज सुबह 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, मान लीजिए मार्केट चल रहा है 24,050, है ना, 24,030, 24,040, और 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर लोग लगातार कॉल साइड में बहुत सारे कॉल्स खरीदे जा रहे हैं। वहां पर वॉल्यूम क्रिएट होती जा रही है, बहुत सारी वॉल्यूम बनती चली जा रही है। अच्छा, तो कोई तो कारण होगा जो यहाँ पर लोग कंटिन्यूअसली कॉल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कॉल खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। कोई खरीद रहा होगा तो कोई ना कोई बेच भी रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो वहां पर जब वॉल्यूम क्रिएट हो रही है तो क्या उसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस अच्छा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो कॉल सेलर की वजह से हो रहा है, वो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। और अगर वो ओपन इंटरेस्ट वहां डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कॉल लोग खरीद रहे हैं आगे पुश होने के लिए, बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर पुश करने के लिए, और सेलर्स अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यानी कि जब आप ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को बनाया 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मार्केट भले ही उससे ऊपर चल रहा है लेकिन वो बाजार को ऊपर और नहीं जाने देगा, एक रेजिस्टेंस बनाएगा और क्रिएट करेगा एक रेजिस्टेंस। ये ह्यूमन नेचर एकदम आम, मतलब जो कॉमन मैन की भाषा है वो भाषा में बता रहा हूं। ठीक है, और वही ओपन इंटरेस्ट उसी स्ट्राइक प्राइस पर अगर लगातार घटता चला जा रहा है, कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ती चली जा रही है, तो ये वॉल्यूम उस बाजार को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो होगा क्या, ऊपर जाएगा और वो दिखेगा भी हमको। कैसे दिखेगा मैं बताऊंगा। तो यहां से ओपन इंटरेस्ट अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर जाकर के ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा होगा। और जब वहां पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो धीरे धीरे वहां पर वॉल्यूम भी क्रिएट हो रही होगी। तो इसके कंपैरेटिवली एक वॉल्यूम दूसरी जगह पर क्रिएट होनी शुरू होगी। अब वो उसको हम नॉर्मल ऑप्शन चेन में देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। और यही इसी रिसर्च को जब मैं करना शुरू किया, जब मैं मल्टीपल ऑप्शन चेन पर इस रिसर्च को करना शुरू किया, तो मुझे आज भी कोई ऐसा ऑप्शन चेन नहीं दिखाई देता है जो इस बात को इंडिकेट करवा पाया हो। अच्छा, एक्सेप्ट जो हमने बनाया एलटीपी कैलकुलेटर। अच्छा, वो आपका कैलकुलेटर है एलटीपी कैलकुलेटर। हाँ, और उसमें ये एग्जैक्टली दिख जाएगा। हाँ, ये दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे किसी जगह पर हाईएस्ट वॉल्यूम है तो सबसे पहले तो वो हाईलाइटेड हो जाएगी, ये 100% की वॉल्यूम है। अब दूसरी जो वॉल्यूम है, जो दूसरा वो उसको परेशान करने वाली वॉल्यूम है, वो एक लिमिटेड टाइम तक तो नहीं दिखेगी आपको। परेशान करने वाली एज कि जैसे आपने 24,000 पर हाईएस्ट वॉल्यूम देखा, आपको लगा ये रेजिस्टेंस है, आपने पुट खरीद लिया, है ना, पुट खरीद लिया। अब बाजार ऊपर जाएगा तो आपको परेशान करेगा। तो बाजार ऊपर जाएगा ये आपको पता कैसे चलेगा, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये वॉल्यूम से दूसरी किसी स्ट्राइक प्राइस पर जो वॉल्यूम है वो आपको परेशान करने वाली आने वाली है। लेकिन जैसे ही वो इस स्टेट में आएगी कि अब ये परेशान करने वाली है, तो वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगी। और मैं ऐसे ही बता देता हूं, नहीं भी देखेंगे आप मेरा ऑप्शन चेन, आप नॉर्मल ऑप्शन चेन देखिए, किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल पर देखिए, तो आप बस ये देखिए कि आप जिस वॉल्यूम को ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख की वॉल्यूम है, तो उसके इर्द गिर्द सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम क्या, इस बात का जो अगर ट्रेडर ध्यान रखना शुरू कर दे, तो उसको बहुत कुछ पता चल जाएगा।
ठीक है। अगर सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम 60,000 है तो भी कोई समस्या नहीं है, 65 है तो भी कोई समस्या नहीं है, 70 है तो भी कोई समस्या नहीं है, 72, 73, 74 तक समस्या नहीं है। लेकिन अगर 75 हो गई, यानी कि 75% ऑफ द फर्स्ट वॉल्यूम, अच्छा, तो बाजार की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब मान लीजिए 24,000 पर मार्केट है और 23,900 पर सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएट हो रही है, तो अब सोच के देखिए, और ये कॉल साइड की मैं बात कर रहा हूं, तो अब सोच के देखिए ये छोटी स्ट्राइक प्राइस पर क्रिएट हो रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर और लोग ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ये बाजार बेरिश होने वाला है। अच्छा, तो इसमें ओपन इंटरेस्ट नहीं चेक करना? ओपन इंटरेस्ट क्या जरूरत क्या है चेक करने की? सिर्फ वॉल्यूम से ही हो जाएगा? वॉल्यूम से हो जाएगा। तो अब वो पर्टिकुलर वॉल्यूम बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जा रही है, छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जा रही है, इस बात का ध्यान देना है। अगर बड़ी की तरफ जा रही है तो वो बुलिश इंडिकेट करेगा, और छोटी की तरफ जा रही है तो वो बेरिश इंडिकेट करेगा। इसको मैंने जो टर्म दिया उसको हम कहते हैं वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो अगर बड़ी की तरफ जा रही है तो मैं बोलूंगा ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, और छोटी की तरफ जा रही है तो मैं बोलूंगा ये वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब यहां पर ओपन इंटरेस्ट कब मायने रखेगा उसका भी ध्यान, उसको भी समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब 24,000 पर कॉल साइड में हाईएस्ट वॉल्यूम तो है, लेकिन उसके साथ साथ सेम ही स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। अच्छा, समझ गए? एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट वॉल्यूम भी है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। ऐसे केस में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसे केस में कॉल साइड और पुट साइड में दोनों में अलग अलग बातें होती हैं, इसको समझना बेहद जरूरी है। शायद ये पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट के लिहाज से ये हम लर्निंग वाले में जा रहे हैं, लेकिन बहुत डीप चले जा रहे हैं। हो सकता है कुछ बातें किसी को समझ आए, किसी को नहीं भी समझ अगर कोई एक दो बार भी देखेगा तो आई थिंक वो समझ पाएंगे, समझ पाएगा। अब एक ही प्लेस पर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों क्रिएट हुआ है, ठीक, ये बड़ी मजेदार सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग कंडीशन बनती है। अगर यहां पर सिर्फ वॉल्यूम होता और ओपन इंटरेस्ट दूर कहीं खड़ा होता, तो हम इस वॉल्यूम को कंसीडर करते। मान लीजिए किसी दिन ऐसा है कि वॉल्यूम दूर खड़ा है और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो आज हम ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे। यानी मार्केट प्राइस के ज्यादा करीब क्या है, इस बात को हमको ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, जो पास में हो रहा है, हाँ, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसकी दूर में कुछ भी हो रहा है लेना देना नहीं। दूर में अगर वॉल्यूम हाईएस्ट, मान लीजिए 24,000 पर मार्केट है, 24,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, और जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो 24,200 पर है, तो आज मैं वॉल्यूम का ध्यान नहीं दूंगा, आज मैं ओपन इंटरेस्ट, आज राइटर्स ज्यादा एक्टिव है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो एट द मनी के आसपास खेल हो रहा है, जो जहां पर मार्केट अभी चल रहा है एट द मनी, उसके आसपास जो खेल है, अब चाहे वो वॉल्यूम का है या ओपन इंटरेस्ट का है, हमें ये देखना है कि पास में क्या चीज हो रही है। नहीं, ये सही डेफिनेशन नहीं होगी। अगर उसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो उसकी मैंने डेफिनेशन भी दी हुई है। अच्छा, तो डेफिनेशन मेरी दी हुई क्या है कि इमेजिनरी लाइन पर, इमेजिनरी लाइन मतलब मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस पर जो स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी है, यानी कि एक मार्केट प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस, एक छोटी स्ट्राइक प्राइस, इसमें कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करिए देखना, और बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते जाइए। यानी कि अगर 24,030 मार्केट है तो 24,000 और 24,050 हुआ दो स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, इसमें से 24,000 हो गई छोटी स्ट्राइक प्राइस, यहां से बाहर की तरफ जाइए, यानी 24,050, 24,100, 24,150, 200, इस तरफ जाइए। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या सबसे बड़ी वॉल्यूम जो आपको पहले मिल जाए, ओके, वही रेजिस्टेंस है आज का। अगर दोनों एक साथ मिल गई तो वही रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से सपोर्ट, इमेजिनरी लाइन यानी मार्केट प्राइस पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस के शुरू करिए। यानी 24,030 मार्केट है तो 24,000 और 24,050, तो 24,050 से शुरू किया। अब 50 से आउट ऑफ द मनी यानी छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाइए, 24,000, 23,950, 900, 850। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या सबसे बड़ी वॉल्यूम जो पहले मिल जाए वही आप आज का सपोर्ट है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के ओआई और वॉल्यूम देखना है मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। फिर ग्रीक्स भी आ जाते हैं, इस पर जाना जरूरी अभी होगा नहीं, जाएंगे समय के साथ जाएंगे। बट अब इतना बता दीजिए कि ये जरूरी है जो हम आगे के लिए भी कवर करें। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। ओके, ये जरूरी भी है। अभी फिलहाल के लिए इतनी चीजें, मुझे लगता है कि एक टेक्निकल पार्ट भी बहुत ज्यादा है कि लोग ओआई अगर और वॉल्यूम पर भी थोड़ी रिसर्च करें। हाँ। एक बेसिक आइडिया आपने दे दिया, ऑब्वियसली अगर उन्हें बेटर चीजें देखनी है तो एलटीवी कैलकुलेटर भी है ही आपका। लेकिन अगर वो ओआई और वॉल्यूम पर जितनी बातें आपने बोली हैं उतना भी अपना रिसर्च बनाए तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के रेजिस्टेंस सपोर्ट पकड़ सकते हैं। डायरेक्शंस देखने शुरू कर, डायरेक्शन देखने से किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ओआई वॉल्यूम दोनों साथ में खड़ा है ना, या सिर्फ वॉल्यूम खड़ा है, तो अब वो वॉल्यूम की 75% वॉल्यूम किस तरफ बन रही है। अब इसका कॉम्बिनेशन बनता है,
कॉम्बिनेशन मतलब अभी तो मैंने एक साइड की बात की, कॉल साइड की, अब इसी तरीके से पुट साइड में भी कोई सपोर्ट बन रहा होगा। राइट। अब सोचिए, तो इसमें मैंने जो थ्योरी दी है उसको, उस थ्योरी को मैं कहता हूं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। हाँ, अब ये 1.0 क्या होता है, मैं बड़ा कॉन्सेप्चुअल आपको बताता हूं और सबको बताता हूं, बड़ा मजेदार लगेगा आपको। एक तरफ रेजिस्टेंस बना ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के कारण, एक तरफ सपोर्ट बना। ये रेजिस्टेंस या तो अपनी जगह पर स्टेबल रह सकता है, या तो पुश कर सकता है बाजार को नीचे की तरफ, या तो पुश कर सकता है बाजार को ऊपर की तरफ। ओके। मतलब 75% वॉल्यूम अगर छोटी स्ट्राइक प्राइस पर बनने लगी तो बाजार बेरिश होने की कोशिश करेगा कॉल साइड में, और बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ बनने लगी तो बाजार बुलिश होने की कोशिश करेगा। ऐसे ही पुट साइड में भी अगर वो बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ 75% वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट बनने लगा तो बाजार बुलिश होने की कोशिश करेगा, और छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाने लगा तो बेरिश होने की कोशिश करेगा, और कहीं नहीं गया तो बाजार वहीं रहेगा। तो ऐसे केस में मैंने ये देखा कि इस पूरे मार्केट की सिर्फ और सिर्फ टोटल 9 डायरेक्शंस होती हैं। अच्छा। 9 के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, मैं कैसे होता है मैं बता देता हूं। जैसे रजिस्टर प्राइस एक्शन में बात करता हूं तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। प्राइस एक्शन में मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है, तो ये भी 9 ही डायरेक्शन में घूमेगा। जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए आज आपको पता चला कि आज ये रेजिस्टेंस ब्रेक होकर के दूसरी तरफ बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये बात आपको सपोज करिए पता चल गई, ठीक है, एक बात हो गई। या तो मान लीजिए आपने ये माना कि आज ये रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक होगा, एकदम स्ट्रांग है, आपको ये पता चल गया, बिल्कुल। या तो आपको ये पता चला कि आज रेजिस्टेंस जो जहां पर है उससे और नीचे क्रिएट हो जाएगा। ओके। 3 के अलावा चौथा कोई सिनेरियो बताइए। नहीं हो सकता। नहीं होगा। ऐसे ही सपोर्ट, आज ये सपोर्ट यहीं रहेगा, या आज सपोर्ट ये और नीचे चला जाएगा, या आज सपोर्ट ये ऊपर चला जाएगा। 6 हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, रेजिस्टेंस का 3 और सपोर्ट का 3। अब प्रोबेबिलिटी जिसने पढ़ी होगी, टोटल कितने सिनेरियो बनेंगे? 3 गुणा 3 9 सिनेरियो। कैसे बनेगा? रेजिस्टेंस स्टेबल रहेगा, सपोर्ट स्टेबल रहेगा, पहला सिनेरियो हो गया। रेजिस्टेंस स्टेबल रहेगा, सपोर्ट ऊपर जाएगा, दूसरा सिनेरियो हो गया। रेजिस्टेंस स्टेबल रहेगा, सपोर्ट नीचे जाएगा, तीसरा सिनेरियो हो गया। ओके। रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा, सपोर्ट स्टेबल रहेगा, रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा, सपोर्ट ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा, सपोर्ट नीचे जाएगा, 6 सिनेरियो हो गया। रेजिस्टेंस नीचे जाएगा, सपोर्ट स्टेबल रहेगा, रेजिस्टेंस नीचे जाएगा, सपोर्ट ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस नीचे रहेगा, सपोर्ट नीचे जाएगा, 9 सिनेरियो हो गए। इस 9 के अलावा बाजार का कोई डायरेक्शन है ही नहीं, बाजार इसी 9 डायरेक्शन में चलेगा। अब इस कॉम्बिनेशन की वजह से बाजार पे क्या इंपैक्ट आएगा इसको समझिएगा। रेजिस्टेंस जहां है, सपोर्ट वहां है, दोनों स्टेबल हैं। ये आज का बाजार इसी रेजिस्टेंस सपोर्ट के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, साइडवेज रहेगा। साइडवेज कह लीजिए, आपको दोनों तरफ मौके देगा। आप रेजिस्टेंस से भी ट्रेड लीजिए, सपोर्ट से भी ट्रेड लीजिए, साइडवेज टू वॉलेटाइल, दोनों तरफ से ट्रेड लीजिए। आप अपने प्राइस सेक्शन में भी अप्लाई करके देखिएगा, आप लोगों सबको मजा आएगा जो करते होंगे। कभी इस नजरिए से सोचिएगा बाजार को। तो ये मेरी थ्योरी है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की, कि रेजिस्टेंस स्टेबल है, सपोर्ट भी स्टेबल है, दोनों अपने आप में स्टेबल है, चाहे आप ऑप्शन चेन पे देख रहे हैं चाहे प्राइस एक्शन पे देख रहे हैं। ऐसे केस में बाजार जो है कि अपने आप में क्या रहेगा, अपने आप में एक ही रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच घूमता रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा सिनेरियो। मतलब अभी जो ये 9 डायरेक्शन बता रहा हूं ना, इस 9 के अलावा 10वीं कोई डायरेक्शन बाजार में आ ही नहीं सकती। दूसरा सिनेरियो बता रहा हूं, रेजिस्टेंस स्टेबल है और सपोर्ट बेरिश हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो एक ही चीज बेरिश हो रहा है। तो ऐसे केस में टॉप जो रेजिस्टेंस है वो तो स्टेबल है, वो तो बाजार कहीं ऊपर जाने नहीं देगा, लेकिन सपोर्ट नीचे खिसक गया, यानी कि बाजार में नीचे की तरफ की एक बड़ी रेंज बन गई, सपोर्ट के नीचे की। तो आज हम क्या करेंगे, क्योंकि सपोर्ट टूटने वाला है तो आज हम खरीदारी नहीं करेंगे, बेचेंगे। आज सिर्फ हम जब टॉप आएगा तब बेचेंगे, जब टॉप आएगा तब बेचेंगे। तो ये हमको मार्केट की डायरेक्शन पता चल गई। अगर आपको ये पता चल रहा है और आप इस वे में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप जब पता है कि आपका सपोर्ट आज टूटने वाला है, तो सिर्फ आज मैं खरीदूंगा ही नहीं, तो आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ेगी। अब यही रेजिस्टेंस अपने आप में स्टेबल है और आज सपोर्ट क्या कर रहा है, पुश कर रहा है बाजार को ऊपर, है ना। मान लीजिए रेजिस्टेंस यहां था, सपोर्ट यहां था, और सपोर्ट क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस तो स्टेबल है, लेकिन सपोर्ट ने क्या किया, बाजार को पुश कर दिया। ठीक। तो ऐसे केस में ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना तय है। ओके। भले ही अपने आप में बेहद मजबूत आपको दिखाई दे रहा है, आपने सपोर्ट का ध्यान नहीं दिया कि सपोर्ट पुश कर रहा है बाजार को, आप प्राइस एक्शन में करने जाएंगे, आपके पास कारण नहीं मिलेगा प्राइस एक्शन में। तो ये कारण जब आप इस तरीके से ढूंढेंगे ना, आप तो बोलेंगे कि यार आज रेजिस्टेंस इतना मजबूत था, मैं पिछले 10 दिन से ट्रेड कर रहा हूं और ऐसे ही ट्रेड में मेरे को पैसा मिलता है, आज कैसे टूट गया। आपने दूसरा तरफ पार्ट को तो ध्यान ही नहीं दिया। तो सपोर्ट ने क्या किया, सपोर्ट ने पुश कर दिया। जब पुश कर दिया तो ये रेजिस्टेंस खुद ब खुद ब्रेक हो गया, कितना भी अपने आप में मजबूत रहे ब्रेक हो गया। ग्रेट। तो ये बाजार को बुलिश कर दिया। तो ऐसे केस में आज के डेट में आप कितना भी मजबूत रेजिस्टेंस रहे, बेरिश ट्रेड मत लीजिए, सिर्फ बुलिश ट्रेड लीजिए। अब मान लीजिए कि सपोर्ट जो है कि अपने आप में स्टेबल है और रेजिस्टेंस जो है कि बुलिश है, यानी कि ऊपर की तरफ पुश कर रहा है।
तो सपोर्ट तो अपने आप में स्टेबल है और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, यानी कि जहां रेजिस्टेंस था और ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा, बुलिश बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। आज हमको बेचना नहीं है, जब जब सपोर्ट पर आएगा तब तब खरीदना है। सपोर्ट स्टेबल है लेकिन रेजिस्टेंस बेरिश पुश कर रहा है, तो सपोर्ट आपको मजबूत दिख रहा है, यार बहुत मजबूत सपोर्ट है, फिर भी मेरा टूट गया सपोर्ट कैसे? क्योंकि रेजिस्टेंस ने पुश किया था, वो एग्रेसिव हो गए आज। अच्छा, कोई ऐसा दिन आ गया जिस दिन रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही ऊपर की तरफ पुश करने लगे, ये दिन होता है बुल रन का दिन। ओके। और कोई ऐसा दिन आ गया जिस दिन रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही नीचे की तरफ पुश करने लगे, तो ये था ब्लड बाथ का दिन। इसमें जीरो हीरो कर सकते हैं। जीरो हीरो तो लोग लास्ट में एक्सपायरी के दिन एंड ऑफ द डे करते हैं ना, 230 के बाद ना। तो उस पर्टिकुलर दिन पर जब बुल रन का दिन है, दोनों ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो ऐसे दिन में बेचने की कोशिश मत करिए। जब जब बॉटम आए खरीदिए, और ब्लड बाथ का दिन है, जब जब टॉप आए बेचिए। मतलब इस चीज से तो आप फिर अपने इजीली इंस्ट्रूमेंट भी डिसाइड कर सकते हो कि आज बाइंग का दिन है या सेलिंग का। आप अपनी डायरेक्शन पहले डिसाइड करोगे तो आपको बाइंग सेलिंग इजी दिखने लगेगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या क्या है इस बाजार में? बिना डायरेक्शन तय किए हमको बस जो इंस्टिंक्ट आता है उस इंस्टिंक्ट पर हम लोग ट्रेड करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा चार्ट ऑफ एक्सचेंज 1.0 के फेवर में ट्रेड करो। आप अपने ईगो को अपने पास रखो, कोई समस्या नहीं है। आपको प्राइस एक्शन करना है, प्राइस एक्शन करो। आपको ऑप्शन चेन देखना है, ऑप्शन चेन देखो, उससे कोई समस्या नहीं। लेकिन चार्ट ऑफ एक्सचेंज 1.0 को जरूर समझो। ओके। उसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई अपनी शुरुआत करना चाहता है तो सिर्फ ऑप्शन चेन से भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, जैसे आपने बताया। ऐसे मल्टीपल ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको प्राइस एक्शन आता ही नहीं है, और मैं उनसे आपको मिलवा दूंगा। आप पूछेंगे ये कैंडल क्या होती है, वो कहेगा मेरे को नहीं पता कैंडल क्या होती है। और वो 3 साल से 5 साल से 4 साल से क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स फाइल कर रहा है ट्रेडिंग से अर्निंग का। तो ऐसे एन नंबर ऑफ ट्रेडर से मिलवा दूंगा मैं। बहुत बढ़िया आपने चीज बताई कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम से भी बहुत आप चीजें डायरेक्शन फाइंड आउट कर लोगे। ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम और भी आगे लेकर के जाएंगे। समय की थोड़ी पाबंदी है, बट मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, आप ऑनेस्ट बताना, अगर कोई बंदा हमारे जैसे छोटे शहरों से बिलोंग करता है, 18 से 30 साल तक की उम्र हो सकती है, और ट्रेडिंग में ही करियर बनाना चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, उसका सपना है ट्रेडर बनना, पैशन है, और चीजें सीखना भी चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, आप उसको क्या एडवाइस दोगे? जेन्युइन, मतलब मान लो कोई दोस्त आपके पास आता है, उनको नहीं पता आपका पर्सोना क्या है, कुछ भी चीजें, एक दोस्त आपके पास आया कि भाई यार सीखना है, क्या करूं, कैसे करूं, कोई रास्ता बताओ, वे आउट बताओ, क्या बोलोगे आप उसे? मैं बोलूंगा आपको अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आप पहले तो किसी के पास मत जाओ, कुछ मत देखो, कुछ मत सीखो। आप कोई एक तरीका सीखो, कोई भी एक तरीका हो सकता है। मान लीजिए आपने सीख लिया कि बुलिश इंगल्फिंग है, मान लीजिए आपने सिर्फ यही इतना ही सीखा, आप सिर्फ इसी पर रिसर्च करो। ओके, सिर्फ इसी पर। और ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि ट्रेडिंग का मतलब आप हमेशा प्रॉफिट ही करते रहोगे। ट्रेडिंग का मतलब मल्टीपल टाइम्स आप जब वो रिसर्च करोगे तो उस रिसर्च में फेल होगे, मल्टीपल टाइम्स लॉसेज होंगे, मल्टीपल टाइम्स बाजार आपके अगेंस्ट जाएगा। तो लेकिन आप उस पर रिसर्च करो। आप जब जब बाजार आपके अगेंस्ट गया ना, तब तब आप ये रिसर्च करने की कोशिश करो कि हुआ क्यों ये। और जब आप वो रिसर्च करने की कोशिश करोगे तो फिर मैं आ जाता हूं फिर ऑप्शन चेन पर, कि आपको ये बात प्राइस एक्शन में नहीं पता चल सकती, किसी भी हाल में नहीं पता चल सकती कि क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन चेन पर आओगे आपको दिख जाएगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों क्या कर रहे हैं। मेरी डायरेक्शन से सपोज करिए कि अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स, तो दोनों बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, नीचे गिर रहा है बाजार। मैं टॉप से बेच दिया, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जा रहा था, प्रेशर क्रिएट कर रहा था, वो अब नहीं जा रहा है, वो वापस स्ट्रांग हो गया। और जो सपोर्ट नीचे की तरफ वो भी स्ट्रांग हो गया। तो मुझे ये प्राइस एक्शन पर तो नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे ऑप्शन चेन पर दिख जाएगा कि 75% जो वॉल्यूम थी उसके अगेंस्ट जो बन रही थी वो 80 बन रही थी, लेकिन फिर यहां इतनी वॉल्यूम इंक्रीज होनी शुरू हुई कि ये 80 वाली फिर वापस 75 से नीचे चली गई। तो मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस वापस स्ट्रांग हो गया। तो जो चीज आपकी इलास्टिक है, इस इलास्टिक को मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, तो ऑल ऑफ सडन अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये वापस कहां जाएगी, नीचे जाएगी। तो जो रेजिस्टेंस मैं सपोज करिए कि बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ऑल ऑफ सडन छोड़ दिया गया, तो वो बेरिश प्रेशर ऑल ऑफ सडन क्रिएट कर देगा, ठीक अपोजिट प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो आप बेचने का ट्रेड लिए हुए हो और ऑल ऑफ सडन वो अपोजिट प्रेशर क्रिएट हुआ, तो मार्केट तो रिवर्स होकर वहां से ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, और यहीं पर आप ट्रैप होते हो जिसके पीछे आपको प्राइस सेक्शन में जिसका कोई कारण नहीं मिलता है। तो अपनी रिसर्च करे एक नया बंदा और अपना रास्ता ढूंढे, और साथ में ऑप्शन चेन के ऊपर भी रिसर्च करे, बिल्कुल चीजें बेटर हो जाएंगी। हाँ, बहुत बढ़िया रही भाई सेशन। और
मेरी उम्र तो आपसे कम ही है, एक्सपीरियंस भी कम है अभी तो, लेकिन मैं मार्केट में 8 साल से ही हूँ और मैं भी डेटा से रिलेटेड चीजें देखता हूँ, मैं डेटा से बायस बनाता हूँ और उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हैं। आपकी मेरे लिए क्या एडवाइस रहेगी? आपके लिए एडवाइस ये है कि अगर आप डेटा पे काम कर रहे हो तो आप डेटा को जितना फास्ट देखना, मतलब डेटा आपको मिल पाए, है ना। देखिए डेटा कैसा होता है कि मार्केट में प्राइस तो आप देख रहे हो, लेकिन प्राइस के पीछे क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको देखने की कोशिश करो आप, कि ये प्राइस क्यों बन रही है। अब ऐसे मैं समझाता हूं, जैसे मैंने अपने टूल का नाम एलटीपी कैलकुलेटर क्यों रखा, एलटीपी क्यों रखा, एलटीपी मतलब सिंपल लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लेकिन लास्ट ट्रेडेड प्राइस कोई भी ट्रेड हुआ तो आखिरी ट्रेड हुआ क्यों, कारण क्या था, इसी प्राइस पर क्यों हुआ, पिछली प्राइस कम थी अभी की प्राइस ज्यादा क्यों है, या अभी की पिछली प्राइस ज्यादा थी अभी की प्राइस कम क्यों है। आप इसके पीछे जाओ। डेटा अगर देखना ही है तो आप इस तरह के डेटा के कॉन्सेप्ट पे जाओ, मतलब और सेग्रीगेट करो और डीप जाओ उस डेटा में। एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बढ़ी तो बाजार आज नीचे गिरा था, फिर दोबारा आज एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बढ़ी तो बाजार ऊपर चला गया, ऐसा क्यों हुआ? मार्केट में ठीक है, एक दिन मार्केट 40 पॉइंट चला तो ऑप्शन सिर्फ 20 पॉइंट चला था, आज मार्केट सेम 40 पॉइंट चला है, ऑप्शन 32 पॉइंट चल गया, क्यों? क्या ऐसा डिफरेंस था उस डेटा के अंदर? वाई ढूंढने की कोशिश करो, वो ढूंढने की आप कोशिश करो, वो रिसर्च करो कि इस डायरेक्शन में रिसर्च करो कि ये हो क्यों रहा है, रीजन आप पता करो। जब आप रीजंस पता करोगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, और वो सॉल्यूशंस आपको हमेशा आपकी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च यही तो है, क्यों का जवाब ढूंढना। डॉक्टर हर मोमेंटम का क्यों है, पता लगाना। हाँ, डॉक्टर और साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? डॉक्टर इलाज करता है, साइंटिस्ट डिस्कवरी करता है। तो कैसे? जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप बोलोगे मेरे को फीवर हो गया, डॉक्टर साहब ये बताइए क्यों हुआ फीवर। डॉक्टर बोलेगा क्यों पूछने जाओगे तो फिर तो तुम्हारा इलाज हो चुका, फीवर हो गया, अब इसके लिए ये दवा आपको खानी है, इस दवा से फीवर सही हो जाएगा। गलती से आप साइंटिस्ट के पास चले गए, फीवर हो गया तो अब तो मर जाने वाले हो क्योंकि आप उसको पूछोगे क्यों फीवर हुआ, तो साइंटिस्ट बोलेगा अच्छा ठीक है, अब हम इसी पे रिसर्च शुरू करेंगे क्यों फीवर हुआ। तो मल्टीपल टाइम्स आपको तरह तरह से सही करेंगे वो, और मल्टीपल टाइम्स फिर से आपको बीमार होने का इंतजार करेंगे, और हर बार ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्यों फीवर हुआ। तो जब आप क्यों का जवाब ढूंढने जाओगे तो आप निश्चित रूप से कोई ना कोई मेडिसिन बना ही लोगे, दवा बना लोगे। तो अगर दवा बनाना है तो क्यों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई, इट वाज द ग्रेटेस्ट एडवाइस जो अभी तक मेरे को मिली है, कि आप और सेग्रीगेट जाओ और हर किसी चीज का रीजन ढूंढो। भाई बहुत बातें आपसे करनी है, ऐसा लगता है करते रहें बस, और जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपसे सीखी हैं। आप सोशल वर्क भी करते हैं, अपने स्कूल चलाते हैं, तो ये चीजें आगे हमारे भी प्लान में है, तो आपसे काफी इंस्पिरेशन लेता हूँ इन चीजों में। एंड बहुत सारी चीजें मैंने जान करके छोड़ दी हैं, जैसे एक एंट्री का मैंने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है, क्योंकि अगर लगेगा कि ऑडियंस इतना समझ रही है ऑप्शन चेन के बारे में, और अगर 1000 कमेंट आ जाते हैं कि उनको और भी सीखना है, तो भाई अब दोबारा टाइम निकाल के आइएगा, बिल्कुल आएंगे, और हम एंट्री पे बात करेंगे एग्जैक्टली कि ऑप्शन चेन देखने के बाद एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे लेनी, एंट्री की बात करेंगे, रिवर्सल प्राइसेस की बात करेंगे, ग्रीक्स के रिएक्शंस की बात करेंगे, ग्रीक्स कैसे रिएक्ट करते हैं, वोलेटिलिटी के बारे में बात करेंगे कि बाजार कब वोलेटाइल होता है और कब नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको करना है, जिनको कर सकते हैं हम लोग, और जरूर करेंगे अगली बार। अगर जिनको और डिटेल्ड सीखना है वो मेरे चैनल पे भी जाके, वहां पर भी बहुत सारे, बिल्कुल आपके चैनल का नाम इन्वेस्टिंग डैडी सर्च कर लें, एलटीपी कैलकुलेटर सर्च कर लें, मिल जाना है वैसे ही। बिल्कुल, आप काफी फेमस है, सिर्फ एसईओ डालेंगे तो आपका आ जाएगा कीवर्ड। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग, थैंक यू सो मच आपकी ऑडियंस को भी, और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, यही संदेश है मेरा। बहुत थैंक यू।